एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक कि उसे ठीक से सामंजस्य और एकजुट न किया जाए, तब वो एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी। और आज हम भारत की एकता और उसके संघीय ढांचे से जुड़े एक ऐसे ही सामंजस्य के सवाल पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार है द प्रिंट में छपा एक बहुत ही दिलचस्प लेख, और मुद्दा ऐसा है जिस पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बहस होने वाली है। हाँ, ये तो तय है। 2026 का परिसीमन यानी डीलिमिटेशन। आसान भाषा में कहे तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों का दोबारा बंटवारा। तो मामला क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 और 70 कहते हैं कि हर जनगणना के बाद सीटों को आबादी के हिसाब से फिर से तय किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया 1976 से रुकी हुई है। और 2026 में ये फिर से शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अनुमान है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 848 तक पहुंच सकती हैं। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ सीटों का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये सीटें बढ़ेंगी कहाँ। सही। जिन उत्तरी राज्यों जैसे यूपी और बिहार की आबादी तेजी से बढ़ी है, उनकी राजनीतिक ताकत संसद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि दक्षिण के राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन पर बेहतर काम किया, जिनकी आबादी स्थिर रही, उनकी सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या अनुपात में कम हो जाएंगी। ये एक अजीब सी स्थिति है ना? हाँ, मतलब जो राज्य देश की जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, उन्हें ही राजनीतिक रूप से एक तरह से सजा मिलने का डर है। बिल्कुल। और इसी उत्तर दक्षिण के तनाव को हम आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्होंने संविधान बनाते समय ही इन खतरों को कह सकते हैं भांप लिया था। बिल्कुल। ये देखना फैसिनेटिंग है कि अम्बेडकर ने उस समय जो चिंताएं जताई थीं, वे आज कितनी सटीक साबित हो रही हैं। उनकी नज़र में संघवाद या फेडरलिज्म सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भारत को एक साथ जोड़े रखने का एक नैतिक वादा था। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जब हम संघवाद कहते हैं तो अक्सर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का ख्याल आता है, जहां अलग अलग राज्य एक साथ आकर एक देश बनाते हैं। क्या अम्बेडकर का भारत के लिए भी यही सपना था? यहीं पर एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत साफ कहा था कि भारत का संघ अमेरिका की तरह कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है। कमिंग टुगेदर मतलब जहां पहले से आजाद राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया हो। हाँ। भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमने किसी को पकड़ कर रखा हुआ है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि भारत पहले से ही एक देश था, एक इकाई था। ओके। जिसे प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक पहचान के लिए राज्यों में बांटा गया। यहाँ राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि देश ने खुद को राज्यों में संगठित किया। बिल्कुल, ताकि इतनी बड़ी विविधता को संभाला जा सके। और इसीलिए अम्बेडकर ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द पर जोर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, इसके पीछे एक गहरा मतलब था। यूनियन कहने का मतलब था कि ये एक ऐसा संघ है जो टूट नहीं सकता। प्रिसाइसली। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ये एक मजबूत केंद्र की नींव रखता है। एग्जैक्टली। और अम्बेडकर ने भारतीय ढांचे को क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा था। इसे एक ऐसे परिवार की तरह समझिए जहां आम दिनों में तो सभी सदस्य अपने अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं, अपने कमरे अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन जब घर पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई बाहरी खतरा, तो घर का मुखिया यानी केंद्र सारे फैसले लेता है ताकि पूरा परिवार सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही। सामान्य हालात में ये संघीय है। राज्यों को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी नीतियों पर स्वायत्तता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति संसद की सहमति से इसे पूरी तरह एकात्मक यानी यूनिटरी बना सकते हैं। तो ये व्यवस्था ना तो अमेरिका की तरह एकदम कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह जहां सारी शक्ति केंद्र के पास है। ये भारत के लिए बनाया गया एक अनोखा संतुलन है। ठीक है, तो ये क्वासी फेडरल ढांचा और यूनियन ऑफ स्टेट्स की सोच तो समझ में आ गई। लेकिन आज जो उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ रहा है, उससे अम्बेडकर के इन विचारों का क्या लेना देना है? सीधा और बहुत गहरा लेना देना है। अम्बेडकर की सबसे बड़ी चिंता ही यही थी, राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन। वो जानते थे कि अगर कुछ राज्य अपनी विशाल आबादी या राजनीतिक रसूख के दम पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, तो ये पूरे संघ की एकता के लिए खतरा बन जाएगा।
मतलब छोटे राज्यों या कम आबादी वाले राज्यों को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि उनके हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कि सारे फैसले बड़े भाई ले रहे हैं। हाँ, और इससे नाराजगी, अविश्वास और कह सकते हैं अलगाव की भावना पैदा होती है। अंबेडकर का मानना था कि भारत की एकता सिर्फ एक मजबूत केंद्र से नहीं, बल्कि राज्यों के बीच आपसी भरोसे से चलेगी। और ये भरोसा तभी आएगा जब शक्ति का संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल, वो किसी एक क्षेत्र के बहुसंख्यकवाद के सख्त खिलाफ थे। तो ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ लोकतंत्र है, जिसका मतलब है एक व्यक्ति एक वोट और आबादी का राज। हाँ, दूसरी तरफ संघवाद है, जो कहता है कि सभी राज्यों की अपनी पहचान और अधिकार हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है? इसका कोई हल था अंबेडकर के पास। हाँ। उनके पास एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक हल था, जो अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित था, लेकिन उसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था। अच्छा। उन्होंने एक ऐसी 2 सदनीय यानी बाइकैमरल संसद की कल्पना की, जो इन दोनों सिद्धांतों में संतुलन बनाए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। उनका पहला सुझाव था कि लोकसभा में सीटें आबादी के आधार पर ही होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। यहाँ आबादी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी भी होता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, उनका दूसरा सुझाव था कि राज्यसभा में हर राज्य को बराबर सीटें मिलनी चाहिए। क्या? हाँ, चाहे उसकी आबादी कितनी भी क्यों ना हो। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी सीनेट में होता है। अमेरिकी सीनेट में तो हर राज्य के 2 सदस्य होते हैं। जी, वहाँ छोटे से रोड आइलैंड की भी 2 सीटें हैं और विशाल कैलिफोर्निया की भी 2 ही सीटें हैं। अरे वाह, मतलब यूपी जैसे बड़े राज्य की भी राज्यसभा में उतनी ही सीटें होती जितनी सिक्किम या गोवा की। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। सेफ्टी वॉल। हाँ, इसका मकसद था लोकसभा में आबादी के बल पर मिले बहुमत को राज्यसभा में राज्यों की बराबरी से संतुलित करना, ताकि कोई भी बड़ा राज्य या राज्यों का समूह अपनी संख्या के दम पर छोटे राज्यों के हितों को कुचल न सके। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि अंबेडकर ने सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं की, उन्होंने साफ-साफ हिंदी पट्टी के प्रभुत्व को लेकर चेतावनी दी थी। हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ राजनैतिक नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण के बीच के सामाजिक और सांस्कृतिक फर्क का भी विश्लेषण किया था। वो क्या था? उनके मुताबिक दक्षिण भारत शैक्षिक रूप से ज्यादा प्रगतिशील और आधुनिक था, जबकि उत्तर भारत आबादी में तो ज्यादा था, लेकिन सामाजिक मामलों में ज्यादा रूढ़िवादी था। और इसी आधार पर उन्होंने एक बहुत ही तीखा और बेचैन करने वाला सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था, तो दक्षिण उत्तर का शासन कैसे सहन कर सकता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध का उदाहरण दिया था, जो उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों की वजह से हुआ था। मतलब वो चेतावनी दे रहे थे। हाँ, वो चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत में इस असंतुलन को ठीक नहीं किया गया, तो भविष्य में यहाँ भी ऐसे किसी संघर्ष का बीज बोया जा सकता है। अमेरिकी गृह युद्ध का उदाहरण, ये तो बहुत ही गंभीर चेतावनी है। बहुत गंभीर। इसका मतलब वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक खींचतान नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व का संकट मान रहे थे। निश्चित रूप से उनके लिए ये भरोसे का सवाल था। अगर देश की नीतियां, बजट का बंटवारा, भाषा से जुड़े फैसले, सब कुछ सिर्फ एक क्षेत्र की आबादी के हिसाब से तय होने लगे, तो बाकी क्षेत्रों को लगेगा कि वे इस संघ में बराबर के साझेदार नहीं, बल्कि शासित हैं। और यहीं से अलगाववाद की भावना जन्म लेती है। राज्यसभा में बराबरी का उनका सुझाव इसी बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर एक संवैधानिक लगाम थी। भारत की समस्या तो और भी गहरी थी, खासकर उत्तर के विशाल राज्यों के आकार को लेकर। क्या उन्होंने इस पर भी कुछ सोचा था? हाँ, और उनका दूसरा सुझाव तो इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी था। 1955 में अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में उन्होंने लिखा 1955 में? हाँ, उन्होंने लिखा कि असली समस्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य हैं। इनका आकार और आबादी इतनी ज्यादा है कि ये स्वाभाविक रूप से बाकी देश पर हावी हो जाते हैं। तो उनका हल क्या था? उनका हल था इन बड़े उत्तरी राज्यों का विभाजन। विभाजन? जी, उन्होंने बाकायदा इसका खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को लगभग 2-2 करोड़ की आबादी वाले छोटे-छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। उस समय के हिसाब से ये एक औसत आकार होता। मतलब उत्तर प्रदेश को तोड़ना आज भी जब ये बात होती है तो कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। उन्होंने 1955 में ये कह दिया था। हाँ, उन्होंने तो नक्शा तक सुझाया था,
जैसे उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटा जाए, पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वी यूपी। अच्छा। इसी तरह बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में और मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में। इसका मकसद सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद था पूरे देश के राज्यों के आकार और जनसंख्या में एक तरह की एकरूपता लाना, ताकि कोई भी राज्य इतना बड़ा ना हो कि वो दूसरों पर हावी हो जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उत्तर के राज्य इतने बड़े थे तो दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा, जैसे द्रविड़ नाडु जैसा राज्य क्यों नहीं बनाया जा सकता था, ताकि वो उत्तर के बराबर आ सकें? अंबेडकर इसके सख्त खिलाफ थे। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। क्यों? वो दक्षिण के राज्यों की अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषी राज्यों को जबरदस्ती मिलाना उनकी पहचान को खत्म करने जैसा होगा। और ये एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत के भी खिलाफ जाता है। बिल्कुल, जिसे वो सही मानते थे। इसलिए उनका समाधान बड़े राज्यों को तोड़कर छोटा करना था, न कि छोटे राज्यों को जोड़कर उनकी पहचान मिटाना। एक और दिलचस्प बात जो लेख में है वो ये कि अंबेडकर को इस बात की भी चिंता थी कि अगर दक्षिणी राज्यों को सिर्फ भाषा के आधार पर बांटा गया तो उत्तर के खिलाफ उनकी जो एक सामूहिक सौदेबाजी की ताकत है वो कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल, वो एक बहुत ही बारीक संतुलन साध रहे थे। वो भाषाई पहचान का सम्मान भी करना चाहते थे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि शक्ति संतुलन उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा न झुक जाए। तो उनका पूरा जोर उत्तर के विशाल राज्यों को छोटा करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने पर था। हाँ, उनका मानना था कि एक संतुलित संघ ही एक मजबूत संघ हो सकता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि अंबेडकर का सपना एक ऐसे भारत का था जहां सहयोग और संतुलन हो, न कि संख्या के बल पर किसी एक क्षेत्र का दबदबा। सही। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व और बड़े उत्तरी राज्यों का विभाजन, ये उनके 2 सबसे बड़े व्यवहारिक सुझाव थे जो आज 2026 की परिसीमन की बहस में सीधे तौर पर प्रासंगिक हो गए हैं। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंबेडकर की चिंताएं सिर्फ संस्थागत ढांचों को लेकर नहीं थीं, वे नैतिक भी थीं। नैतिक कैसे? वो आपसी सम्मान पर टिका एक राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा लोकतंत्र जो समावेशी हो, न कि सिर्फ संख्या के बल पर चले। उनका मानना था कि सच्ची राष्ट्रीय एकता तभी हासिल हो सकती है जब देश का सबसे छोटा राज्य भी खुद को सुरक्षित, सम्मानित और व्यवस्था में बराबर का भागीदार महसूस करे। उनकी ये चेतावनियां आज सिर्फ परिसीमन पर ही नहीं बल्कि हर उस मुद्दे पर लागू होती हैं जहां केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है। जैसे जीएसटी मुआवजे का विवाद। हाँ, या वित्तीय संघवाद का सवाल हो या फिर भाषा को लेकर होने वाली बहस। सही कहा। ये मुद्दे बार बार हमें याद दिलाते हैं कि संघवाद कोई एक बार में तय हो जाने वाली चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक संतुलन साधने की कला है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, खासकर उनके लिए जो यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इन मुद्दों पर गहराई से सोचते हैं। अंबेडकर ने संघवाद में संतुलन के लिए संस्थागत रास्ते जैसे राज्यसभा में बदलाव, राज्यों का पुनर्गठन और नैतिक रास्ते जैसे आपसी सम्मान और भरोसा दोनों सुझाए थे। जी। आज के भारत में जहां राजनीतिक शक्ति और आर्थिक विकास का टकराव बढ़ रहा है, क्या सिर्फ संस्थागत बदलाव काफी होंगे या फिर हमें संघवाद की उस नैतिक भावना को फिर से जगाने की जरूरत है जिसकी बात अंबेडकर ने की थी? एक ऐसी भावना जहां सहयोग प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस विषय पर किसके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको द प्रिंट के इस लेख पर हमारी ये गहरी चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।